मैंने हमेशा फादर्स डे एंजॉय किया है। वो साल का इकलौता ऐसा दिन हुआ करता था जब मैं अपने डैड के साथ पूरी दुनिया पीछे छोड़कर सारा दिन घूमती थी और हम एक दूसरे के साथ एंजॉय करते थे। इस साल डैड ने तालाब के पास एक कैंपिंग साइट चुनी जहां हम मछली पकड़ने भी जा सकते थे। 15 साल की उम्र होने के नाते मैंने बहुत शिकायत की, लेकिन मैं जाने के लिए एक्साइटेड थी। जब हम कैंप साइट पहुंचे तो वो बहुत ही खूबसूरत था। लंबे पेड़, कांच जैसा दिखने वाला तालाब और प्रकृति की सौंधी खुशबू। लेकिन हम अकेले नहीं थे। हमारी कैंप साइट के पास 2 और आदमी थे जिन्होंने अपना कैंप पास में लगाया हुआ था। वो किसी आम कैंपिंग करने वालों जैसे नहीं लग रहे थे। वो गंदे, शोरगुल करने वाले और लगातार हमारी तरफ देख रहे थे। मैंने देखा कि जब भी वो जोर जोर से हंसते या फिर कुछ ज्यादा देर तक अपनी आंखें हम पर टिका कर रखते तो डैड अपने दांत गुस्से से पीसने लगते। वो हमसे अपनी नजरें हटा ही नहीं रहे थे। कुछ देर बाद डैड उठे और उन्होंने कहा, चलो यहाँ से चलें, कोई बेहतर जगह ढूंढे। मैं उनकी आवाज में चिंता महसूस कर सकती थी, इसलिए मैंने कोई बहस नहीं की। हमने अपना सामान पैक किया और दूसरी जगह चले गए। वो जगह हाईवे के पास थी, इसलिए हम भी दूर से ट्रक के आने जाने का शोर सुन सकते थे। मुझे इस जगह से नफरत थी और मैं उसे बदलना चाहती थी, लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर उस वक्त को याद करती हूँ तो एहसास होता है कि डैड के पास वो जगह चुनने की अच्छी वजह थी। जैसे ही पेड़ों के पीछे सूरज छुपा और शाम हुई तब मैं और डैड मार्शमेलोज भूनते हुए डैड की बेकार सी भूतों वाली कहानियों पर हंस रहे थे। हम उस वक्त का मजा ले रहे थे क्योंकि डैड मुझे बचपन की यादें सुना रहे थे। मैं बहुत हंस रही थी जब डैड ने अपना हाथ उठाया और मुझे रुकने का इशारा किया। उनकी आंखें चौंकने लग रही थी। एक ही सेकंड में उनकी मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने मुझे धीरे से कहा, बहुत धीरे से, नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम गाड़ी के नीचे जाकर छुप जाओ। मैं उनकी इस तरह की बात सुनकर दंग रह गई। मैं कंफ्यूज होकर उनकी तरफ देखती हूँ और कहती हूँ, क्या? पर मैं क्यों? मेरे डैड ने मेरी बात काटते हुए कहा, कोई बहस नहीं, जैसा मैंने कहा वैसा करो। मैं वहां से उठी और हमारी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। हमने उसे एक बड़े से पेड़ के नीचे अंधेरे में पार्क किया हुआ था। मैं झुककर बैठ गई और मैंने किसी के कदमों की आवाज आती हुई सुनी। कुछ मिनट के बाद मैंने 2 लोगों के पैर मेरे डैड की तरफ बढ़ते हुए देखे। मुझे कोई शक नहीं था कि ये वही लोग थे जो हमें पहले मिले थे। मैं चुपचाप बैठकर देखती रही। उस एक ने मेरे डैड की तरफ देखकर हाथ हिलाया और कहा, मजे आ रहे हैं हाँ? मेरे डैड ने सर हिलाते हुए जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? दूसरे आदमी ने उन्हें देखा और हंसते हुए कहा, नहीं, हम तो बस तुम लोगों के साथ चिल करने आए हैं। तुम्हारी बेटी कहाँ है? मैं देख सकती थी कि किस तरह उनकी आंखें हमारी कैंप साइट को बास की तरह स्कैन कर रही थी। मेरे डैड बहुत ही शांत बर्ताव रखते हुए आग के पास बैठ गए। एक कैंप फायर पोकर से अंगारों को इधर उधर करते हुए उन्होंने जवाब दिया और उनकी तरफ देखते हुए कहा, वो मछली पकड़ने गई है, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। उन दोनों आदमियों ने एक दूसरे को अजीब ढंग से देखा और फिर उनमें से एक हमारी गाड़ी की तरफ चलने लगा। मेरा दिल मेरी छाती में जोर जोर से धड़कने लगा जब मैंने किसी के बूट अपनी तरफ आते हुए देखे। मेरे डैड खड़े हो गए। उनके हाथ में अभी भी पोकर था और वो चिल्लाए, मैंने तुम्हें कहा ना कि चले जाओ यहाँ से। दूसरा आदमी जो उनके पास खड़ा था उसने जवाब दिया, वो सिर्फ हल्का होना चाहता है, जब तक तुम्हारी गाड़ी में कुछ कीमती नहीं है, चिंता मत करो, है ना? ऐसा कहते हुए वो घटिया हंसी हंसने लगा। मेरे करीब खड़ा आदमी हमारी गाड़ी के थोड़ा पास आया और उसने झाड़ियों के पास एक जगह ढूंढ ली। उसने हल्का होते हुए गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया। अंदर ही अंदर मैं समझ गई कि क्यों डैड चाहते थे कि मैं गाड़ी के नीचे छुपूं, ना कि गाड़ी के अंदर। वो आदमी शायद इस वक्त गाड़ी के अंदर चेक कर रहा है कि मैं उसमें हूं या नहीं। मैं शांत रही, अपनी सांस की हलचल भरी आवाज बाहर नहीं आने दी। अपने काम खत्म करने के बाद वो मेरे डैड के पास गया। उन बदतमीज आदमियों ने डैड को गुड नाइट कहा और फिर उनसे दूर जाने लगे। मैं इतना समझने के लिए समझदार थी कि अभी मुझे इंतजार करना चाहिए और बाद में अपने डैड के पास जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दोनों दूर से भी हमें देख रहे होंगे। अगले 5 मिनट बाद मैंने अपने डैड को पलक झपकते सभी काम करते हुए देखा। उन्होंने हमारा टेंट छोड़कर बाकी सब कुछ साथ ले लिया। उन्होंने टेंट की चिंता नहीं की, सारा सामान गाड़ी में डाला और जैसे ही उन्होंने गाड़ी बंद की मैं पैसेंजर सीट में बैठ गई। डैड ने पास के पुलिस स्टेशन में कॉल किया और उन्हें बताया कि 2 लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। कैंप साइट से हम अपने घर नहीं गए, हम सीधा पुलिस स्टेशन गए। मेरे डैड सही कह रहे थे। उन दोनों आदमियों ने हमें फॉलो किया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि मेरे डैड उनसे कहीं ज्यादा स्मार्ट थे। जैसे उनकी गाड़ी पुलिस स्टेशन के पास आई, पुलिस वालों ने उनकी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा दी। उन्हें हमारा पीछा करने और एक छोटी लड़की को स्टॉक करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस ने मेरे डैड से पूछा कि क्या ये वही लड़के थे जो कैंप साइट से हमारा पीछा कर रहे थे, तो मेरे डैड ने एक बार भी हिचकिचाहट नहीं जताई। मेरे डैड ने उनकी आंखों में देखकर कहा,
तुम खुश नसीब हो कि मैं तुम्हें पुलिस के पास लेकर आया, वरना मैं चाहता तो तुम्हारा बेजान शरीर जंगल में कहीं गाड़ देता। मैं अपने डैड की तरह बेखौफ रहने की कोशिश करती हूँ और सभी कैंपर्स और उन लोगों को कहना चाहती हूँ, आपको जंगल घूमना पसंद हो या बाहर हो, हमेशा अपने दिल की आवाज सुनिए। फादर्स डे हमेशा मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। सोशल मीडिया परफेक्ट फैमिली पिक्चर से भरी हुई थी और लोग अपनी अपनी यादें लगा रहे थे। मुझे जलन हो रही थी क्योंकि मैं रिलेट नहीं कर पा रही थी। मेरे लिए हमेशा से डैड और मैं ही थे और अभी भी हैं। अब वो 65 साल की हैं और पाइनवुड केयर होम में रहते थे। उनकी डिमेंशिया की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। कभी कभी उन्हें मैं याद रहती हूँ और बाकी दिन वो मेरे लिए सूट पहने सिर्फ एक अनजान इंसान होते हैं। फादर्स डे वाले दिन मैं उन्हें लेने के लिए केयर होम चली गई। केयर होम का स्टाफ डैड को गाड़ी में बैठाने में मदद कर रहे थे जब नर्स आयरा मेरे पास आई। क्लारा, तुम्हें अपने डैड का नया रूटीन पता होना चाहिए। जब से वो डिमेंशिया के शिकार हुए हैं उनका रूटीन बदल गया है। वो अक्सर रात को उठकर जाते हैं और मैंने गंभीरता से पूछा, और जैसे उन्होंने अपने अंदर कोई राज छुपाया हो। नर्स आयरा ने जवाब दिया, मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि तुम हमारा एक हेल्पर अपने साथ ले जाओ। ये एक फ्री सर्विस है और एक पेशेंट को अकेले हैंडल करना। मैंने उन्हें आगे बोलने नहीं दिया। वो पेशेंट मेरे डैड हैं और नो थैंक्स, और अगले 48 घंटों तक मैं उनका ध्यान रख सकती हूँ। आखिरकार ये कितना ही मुश्किल होगा, है ना? ऐसा कहते हुए मैं अपने डैड के साथ गाड़ी में बैठ गई। मेरे बगल में सीट बेल्ट बांधी हुई थी। मैंने आखिरकार नर्स आयरा को एक आखिरी बार देखा और वो झिझक कर मुस्कुराई। घर वापस जाते वक्त हम पूरे रास्ते शांत रहे। डैड जिज्ञासा भरी आंखों से सड़क की तरफ देख रहे थे। बहुत वक्त के बाद वो केयर होम से बाहर निकल कर आए थे। जब वो मेरे घर पहुंचे, मैं उन्हें गेस्ट रूम तक ले गई, जिसे मैंने सिर्फ उनके लिए फूलों से भरे गमले और लिनन की बेडशीट से सजाया था। वो बेड पर बैठे हुए और सीलिंग की तरफ देखने लगे और फिर कहते हैं, क्लैरा, मुझे भूख लगी है। मेरी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। बहुत अरसा हो गया था कि उन्होंने मुझे मेरे नाम से पुकारा था। मैं किचन की तरफ भागी और मैंने हम दोनों के लिए सैंडविचेस बनाए। अगले कुछ घंटे सपनों की तरह बीते। हम दोनों ने एक साथ बैठकर खाया, हंसे, मेरे बचपन की कई यादें याद की। डैड को डैड की तरह बर्ताव करते देखकर मैं बहुत खुश थी। डिनर के बाद मैंने उनसे पूछा कि क्या वो मूवी देखना पसंद करेंगे, और वो मान गए। हम दोनों लिविंग रूम में लगे सोफे पर बैठ गए और हमने लायन किंग देखना शुरू कर दिया। खैर, मैं तो डैड को देख रही थी। किस तरह मूवी देखकर उनके चेहरे पर खुशी आ गई थी। मुझे लगता है कि शायद मैं बहुत थक गई थी, इसलिए मुझे याद नहीं कि मैं कब सो गई थी। मैं एक अजीब से सन्नाटे के साथ उठी। मूवी खत्म हो चुकी थी। स्क्रीन क्रेडिट पर आकर पॉज कर दी गई थी। मैंने अपने बगल में देखा और मेरे डैड वहां नहीं थे। मेरा दिल एक बार के लिए रुक गया। मैंने आवाज लगाई, डैड, डैड। मेरे घर में पूरा सन्नाटा था। मैं सोफे से उठी और उन्हें ढूंढने लगी। लिविंग रूम के बगल में कॉरिडोर हल्की रोशनी से चमक रहा था। मेरा बेडरूम उसके आखिर में था। मैं कॉरिडोर के शुरुआत पर खड़ी हो गई। उसकी दूसरी तरफ मेरी पीठ थी। मैंने एक बार और आवाज लगाई, डैड, आप कहां पर हैं? और तभी मैंने किसी को अपने पीछे हंसकर भागते हुए महसूस किया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। जब मैंने कॉरिडोर की लाइट चलाई तो मैंने देखा कि मेरे बेडरूम का दरवाजा आधा खुला हुआ था। मैं हल्के कदमों के साथ बेडरूम की तरफ बढ़ी, ये सोचकर कि अगर डैड अंदर हैं तो वो डर ना जाए। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गई, मैं हैरान भी हो गई और बहुत डर भी गई। मेरे डैड ने मेरे कमरे की बड़ी खिड़की खोली हुई थी। उनका आधा शरीर वैसे भी बाहर था क्योंकि वो आगे की तरफ झुके हुए थे और सड़क की ओर देख रहे थे। इस बार जब मैंने उन्हें आवाज लगाई तो मेरी आवाज लड़खड़ा गई, डैड, आपको पीछे हो जाना चाहिए। उन्होंने धीरे से अपना सर घुमाया और मेरी तरफ देखा। उनका चेहरा अलग लग रहा था। वो मेरे डैड की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहे थे। उनके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैली हुई थी और उनकी आंखें लाल सी थी। तुम्हें कूद जाना चाहिए, उन्होंने एक डरावनी आवाज में कहा। डर से मेरी नसें सुन्न हो गई। क्या? आप क्या कह रहे हैं डैड? मेरी आंखों से आंसू निकल आए। फिर वो पीछे हटे और मेरी तरफ चलने लगे। वो धीरे धीरे चल रहे थे जैसे कोई बच्चा चलना सीख रहा हो, बहुत ही धीरे। तुम्हें कूद जाना चाहिए, मैं तुम्हें धक्का दे सकता हूँ, उन्होंने हंसकर कहा। मुझे नहीं पता कि मैं पीछे क्यों हट रही थी। मेरे डैड अपने सबसे बुरे वक्त से गुजर रहे थे, लेकिन मैं ये देखकर बहुत ही डरी हुई थी। अब मैं समझ गई कि नर्स आयरा मुझे सुबह चेतावनी क्यों दे रही थी। शुक्र है कि मेरा फोन जेब में था। मैंने उसे निकाला और केयर होम में डायल किया। जैसे ही मैंने उन्हें अपने एड्रेस पर आने के लिए कहा, मेरे डैड रुक गए। उनके चेहरे की मुस्कान गुस्से में बदल चुकी थी। तुम मुझे वापस उस पिंजरे में भेजना चाहती हो? फिर वो चिल्लाए और अपना सर दीवार पर पीटने लगे।
मैं खौफ भरी नजरों से उन्हें देखती रही और वो चिल्लाते रहे और अपना पागलपन करते रहे। मेरा शरीर सदमे में सुन्न हो गया। जब तक मेरे शरीर में खून दौड़ना शुरू नहीं हुआ तब तक मैं हिल नहीं पाई। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मेरे डैड की तबीयत ठीक नहीं है, वो कभी होगी भी नहीं। मैं उनकी तरफ भागी और मैंने उन्हें कंधे से पकड़ लिया। शुक्र है कि मैं उनसे ज्यादा ताकतवर थी। मैंने उन्हें पीछे खींचा और वो बेहोश हो गए। जब केयरगिवर उन्हें एम्बुलेंस में ले गया तब मैं 9 साल के बच्चे की तरह रोने लगी। नर्स आयरा ने मुझे गले लगा लिया और मैं और जोर से रोने लगी। इस दुनिया में सबसे बुरा अपनों को इस तरह बुरे हाल में देखना होता है। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी फादर्स डे के बारे में एक्साइटेड महसूस कर पाऊंगी। ये तब हुआ जब मैं 8 साल का था। जब मेरे डैड ने कुछ पर्सनल रीजन की वजह से अपनी नौकरी छोड़ दी तो हम अपने अंकल के साथ रहने चले गए। वो कैलिफोर्निया में रहते थे, इसलिए बचपन में मेरे लिए नई जगह जाकर रहना बहुत ही मजेदार अनुभव था। एक दिन दोपहर में मेरी मॉम ने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनके साथ वॉलमार्ट जाना चाहूंगा। मैंने उनसे कहा कि मुझे फादर्स डे के कार्ड के लिए कलर्स का एक नया सेट चाहिए और वो खुशी खुशी मान गई। मैं इतना बड़ा वॉलमार्ट देख के हैरान था। मैंने जोर से अपनी मॉम का हाथ पकड़ा। चलो तुम्हारे लिए नए कलर्स ले लें। तंग हालातों में मॉम हमेशा मुझे अच्छा महसूस करवाती है। मुझे लगता है कि सभी मॉम्स के पास एक सुपर पावर होती है। मेरी मॉम अभी भी मेरी सुपर हीरो है और आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि क्यों। हमने उस जगह को घूमना शुरू किया। एक आयल से दूसरी आयल पर गए और दुनिया भर की चीजों को एक ही छत के नीचे देखा। एक छोटे शहर से होने के नाते मैं दंग रह गया। जब हम घूम रहे थे तो मैंने एक औरत को हमारा पीछा करते हुए देखा। हम चाहे जिस भी रास्ते जाएं वो हमेशा हमें हमारे सामने ही आ जाती। मेरी मॉम ने अब तक उसे नहीं देखा था क्योंकि जब भी मॉम पीछे मुड़ती तो वो औरत आयल के पीछे छुप जाती थी। मैंने अपनी मॉम को इसके बारे में बताने का सोचा लेकिन मैं भूल गया था। जब हम स्टेशनरी सेक्शन पर पहुंचे और मैं अपने लिए कलर्स देखने लगा तो मेरी मॉम ने मुझसे कहा कि मैं उनका वहीं इंतजार करूं। वो जल्दी से वॉशरूम इस्तेमाल करके आ रही हैं। मैं एक अच्छा बच्चा था इसलिए मैंने वही किया जो मेरी मॉम ने मुझसे करने को कहा। जब मैं उनका इंतजार कर रहा था तो मेरी आंखें उस औरत को ढूंढ रही थी। कुछ मिनट बीत गए और मैं सोचने लगा कि मेरी मॉम को इतना टाइम क्यों लग रहा है, जब ठंडे हाथों ने मेरे कंधे को आकर छुआ। जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने उसी औरत को अपने पीछे खड़े हुए देखा। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी, आंखें बड़ी और चमकदार थी। क्या तुम अपनी मॉम का इंतजार कर रहे हो? उन्होंने शांत आवाज में कहा। मैंने अपना सर हिलाया। उन्होंने मेरे गालों को सहलाते हुए कहा, मैं तुम्हारी मॉम की फ्रेंड हूँ, क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उनके पास ले चलूंगी। मैंने एक बार फिर इधर उधर देखकर पूछा, मैं क्रेयॉन्स खरीद रहा हूँ। मॉम ने मुझे कहा है कि जब तक वो नहीं आ जाती मैं उनका इंतजार करूं। वो मेरे मुंह तक झुक गई और उन्होंने बहुत ही अजीब आवाज में मुझसे पूछा, तुम क्रेयॉन के साथ क्या करोगे? मैंने भी हंसी खुशी जवाब दे दिया, मैं अपने डैड के लिए फादर्स डे कार्ड बनाऊंगा। तुम्हें अपने डैड से बहुत प्यार है ना? जब उसने ऐसा कहा तो उसकी एक आंख हिलने लगी। मैंने एक बार फिर अपना सर हिलाकर कहा और सोचा कि कैसा बेफिजूल सवाल है। फिर उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और चलना शुरू कर दिया। वैसे भी मैं तुम्हारे डैड से मिलने वाली हूँ, क्यों ना हम दोनों उन्हें एक साथ मिलने चले? उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली। मैं लगातार पीछे देखता रहा। मुझे उसके बारे में कुछ था जो सही नहीं लग रहा था। मैंने कंफ्यूज होकर पूछा, लेकिन मेरी मॉम कहाँ है? उस औरत ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वो मुझे घूरने लगी। उसने शैतानी मुस्कान दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हारी नई मॉम बनने वाली हूँ। मैं एक बेहतर मॉम बनूंगी, भरोसा करो। उसने फिर से चलना शुरू कर दिया। उसने मेरी कलाई इतनी जोर से पकड़ी हुई थी कि मुझे दर्द होने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अगर मैं उस औरत के साथ गया तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। जैसे हम एग्जिट के पास पहुंचे, मैंने एक जानी पहचानी आवाज सुनी जो मेरा नाम पुकार रही थी, एंडी रुको, उसके साथ मत जाओ। वॉलमार्ट में आए सभी लोगों ने मेरे पीछे देखा और मैंने भी देखा। जो मैंने देखा वो नजारा मैं आज तक नहीं भूल पाऊंगा। मेरी मॉम मेरी तरफ आ रही थी। उनके सर से खून टपक रहा था। वो बहुत ही मुश्किल से खुद को संभाल पा रही थी। उनकी शर्ट खून से भरी हुई थी और मैं उन्हें रोते हुए देख सकता था। मुझे एहसास हुआ कि वो औरत मुझे मेरी मॉम से दूर ले जाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मैं भी चिल्लाया, मॉम, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे। हमारे आसपास खड़े सभी लोग समझ गए कि ये औरत एक बच्चे को बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। वो औरत डर गई और भागने लगी। वॉलमार्ट की सिक्योरिटी ने 911 पर फोन किया और हमें पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया। मेरे डैड और अंकल को भी इस बारे में बताया गया। जब वॉलमार्ट वालों ने मेरे डैड को फुटेज में दिखाया कि कौन सी औरत मुझे ले जाने की कोशिश कर रही है, तो मैंने उनका चेहरा फीका होते हुए देखा। उन्होंने फौरन पुलिस को रिपोर्ट किया कि औरत उनके पिछले जॉब में काम करने वाली महिला है जो उनके पीछे पड़ी थी। उस औरत की वजह से ही मेरे डैड ने अपनी जॉब छोड़ी और अपने घर का पता बदल लिया। लेकिन लगता है कि वो हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई थी। मेरी मॉम ने बाद में पुलिस को बताया कि वो वॉशरूम गई थी और वहां इस औरत ने मेरी मॉम पर अटैक कर दिया।
और उनका सर दीवार पर पटक दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। मेरी मॉम ने किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें मेरी सेफ्टी की फिक्र थी। पुलिस ने आखिरकार उस औरत को पकड़ लिया। उसका नाम लेली था और उन्हें मेरी मॉम पर हमला करने और मुझे अगवा करने की कोशिश करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ तक कि मेरे डैड ने उस पर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी लगाया, लेकिन इस बार हमें एड्रेस बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। आज तक भी जब मैं अपने अगवा होने वाले दिन को याद करता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मेरी मॉम कितनी बहादुर है, जो मुझे बचाने के लिए आगे आई। मेरी मॉम हमेशा मेरी सुपर हीरो रहेंगी।